चलिए देखिए कहाँ अब तक हम लोग देख चुके थे मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 से लेकर के 24 तक हम लोग आ चुके हैं, 12 से लेकर के 24। मौलिक अधिकार को मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि मौलिक अधिकार विशेष रूप से हम नागरिकों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग 12 देखते हैं, 13 देखते हैं। 12 क्या है जी? राज्य की परिभाषा। 13 क्या है? बोलिए। विधि क्या? कोई भी जो मौलिक अधिकार के आड़े में आएगा तो कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा। 14 क्या है? विधि के समान सभी क्या है? समान है, समक्ष। 15 लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 अवसर की। 17 18 19 स्वतंत्रता का कर। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है जी। 20 21 22 विशेष प्रावधान अपराधियों से। ठीक है। 23 बालात श्रम एवं दुर्व्यापार से निषेध। 24 आर्टिकल 1 से लेकर के एटलीस्ट 51A तक आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है जी। बाकी भी आते हैं आर्टिकल, लेकिन ये क्रम से आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसमें चीजें होती है, जैसे राज्य के नीति निर्देश तक तो पढ़ाऊंगा तो वहां कुछ चीजों को आर्टिकल को आपको छोड़ दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो इसी करेंगे। लेकिन बाकी मौलिक अधिकार के तो 12 से 35 तक आपको कंठस्थ होने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मौलिक अधिकार से। ठीक है, क्योंकि ये संविधान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग भाग कौन से में है? भाग 3। भाग 1 कौन से में है? भाग 1 बोलिए। संघ एवं राज्य। 2 तीसरा पढ़ रहे कौन? ठीक है। और भाग कम से कम नहीं तो 6 से 7 भाग याद रखने आप मेन। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने बताया था आपको कि आर्टिकल 24 के तहत जो है बाल श्रम निषेध की बात की गई है। ठीक है, जिसके तहत जो है बाल श्रम निषेध नियमन संशोधन अधिनियम 2016 में किशोरावस्था के बच्चे को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। मतलब 18 साल तक के बच्चे को आप किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगा सकते। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आप ढाबे पे, चाय की दुकानों पे, रेस्टोरेंट में या फिर जो है छोटे मोटे दुकानों पे आप जो चाइल्ड लेबर देखते हैं वो अभी चाइल्ड लेबर वो भी क्या है, उनका भी आर्टिकल 24 का हनन किया जा रहा है। क्योंकि उसमें प्रावधान यह है कि आपको क्या होना चाहिए, एटलीस्ट स्कूल टाइमिंग पे बच्चा काम करता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। कुछ खेलने का समय निर्धारित किया गया बच्चे के लिए, वह समय भी बच्चे के काम करते हुए नजर आना नहीं चाहिए। 7 से 8 घंटे उसकी सोने की होती है, उस टाइम पे भी काम करते हुए नजर नहीं आना चाहिए। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि ये जो चाइल्ड लेबर आप देखते हैं आसपास में, वह मैक्सिमम 3 या 4 घंटे मैक्सिमम आप करा सकते हैं। वो भी उसमें कंडीशन है कि जोखिम भरा काम नहीं होना चाहिए, व्यवसाय घर का होना चाहिए, घरेलू नौकर भी रखेंगे तो चाइल्ड लेबर नहीं रखेंगे। समझा ना जी। तो ये प्रावधान है। मैंने बताया था कैलाश सत्यार्थी जी की चर्चा हम लोग किए थे। भारत के एक समाज सेवी हैं जिन्होंने क्या चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के आधार पर उन्होंने लगभग 90,000 बच्चों का रेस्क्यू किया था, बचाया था ढाबे और छोटे छोटे दुकानों से। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कुछ ही सालों में आप ध्यान दे रहे होंगे कि अब धीरे धीरे चाइल्ड लेबर क्या हो रही है, कम हो रही है। आपको जो बच्चे नजर आते थे अब उनकी संख्या क्या होती जा रही है, दिन पर दिन कम होती जा रही है। क्योंकि सरकार भी अवेयर है। अभी आपके आगरा में भी सर्वे कराया गया था, जिसके आपके एरिया का लीडिंग में कर रहा था। तो चाइल्ड सर्वे कराया था, मैं इधर भी गया था, इधर भी देखा गया था। तो चाइल्ड सर्वे कराया था कितने बच्चे हैं, जो उसमें मैक्सिमम जो हम लोग सर्वे किया और रिपोर्टिंग की उसमें यही था कि मैक्सिमम बच्चे पढ़ने के साथ चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है
बच्चे के शिक्षा के प्रति अवेयर है और शिक्षा के प्रति जागरूक रखते हुए शिक्षा बच्चे तक पहुंच चुकी है। अब अंतर यही है उसको पढ़ने का समय मिले। अब चाइल्ड लेबर का रूप क्या हो चुका है, बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करेगी। समय समय पर सर्वे कराए जाते हैं, रिसर्च कराए जाते हैं इससे संबंधित। अब आते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं कि मैंने बताया था कि पास्को अधिनियम भी है, किससे रिलेटेड है, यौन शोषण से संबंधित बालकों का यदि शोषण किया जाता है तो, ठीक है जी। उसके बाद आपका जो है आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है, लिखिए धार्मिक स्वतंत्रता। अब हम लोग ध्यान रखेंगे कौन सी, धार्मिक मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है भाई। अब तक देखा कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक, 19 में भी क्या थी, भारत और हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। अब धार्मिक स्वतंत्रता भी हमें मिली हुई है। आर्टिकल कितने से कितने तक, 25 से लेकर के 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक टोटल धर्म की चर्चा की गई है। अब धर्म का स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 25 इतनी बार पूछा गया है, आर्टिकल यदि 25 की बात करें तो इतनी बार पूछा गया है कि आपको आर्टिकल 25 की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल 25 देखिए क्या है। आर्टिकल 25 बोलता है कि किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, उपासना करने, पूजा करने, जो भी उसके सिद्धांत है उसको मानने, उसका प्रसार करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते कि आपकी स्वेच्छा होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद जो है इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 25 क्या है जी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए या उसको स्वीकार करने के लिए या उपासना करने के लिए या उसके अनुसार चलने के लिए। कोई भी राज्य आपको बाध्य नहीं कर सकता, समझा रहा। लेकिन जैसे धर्मांतरण का भारत में इश्यू आपको बहुत ज्यादा आए दिन आपको देखने को मिलता है, तो धर्मांतरण जो है इसको कानून के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यदि आप दबाव बस किसी का धर्म में परिवर्तन करते हैं तो वह सही नहीं है, चाहे किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो। क्योंकि भारत क्या है जी, धर्म निरपेक्ष राज्य है। भारत को राज्य बोला गया जी, है ना जी। तो भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर सभी धर्मों को समानता दी गई है। और यही हमारी खासियत है, क्या चीज, अनेकता में एकता। विविध पृष्ठभूमि के होते हुए भी हम एकजुट रहते हैं, राष्ट्रीयता के सूत्र से बंधे हुए हैं। तो यहां पर यह ध्यान रखा गया कि सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसा आप चाहें, जिस धर्म को मानना चाहे आप क्या है, स्वतंत्र है, यह आपका व्यक्तिगत मैटर है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब स्वीकार करने की, किसी भी धर्म को मानने की। आचरण की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता मतलब आप जो भी उसके कर्म कांड हैं उसे आप कर सकते हैं। जैसे आपको पूजा पाठ करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहां मन करे, जैसे मन करे पूजा पाठ करिए। लेकिन मैंने बताया था कि सभी स्वतंत्रता आपका तभी छीन ली जाती है जब दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होने लगती है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, मैं जो है मूर्ति ले करके और हाईवे पर बैठ करके NH-44 पर बैठ करके मैं पूजा करूंगा, तो ये जो है मान्य नहीं होगा। आगे समझे, इससे आप कई लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो फिक्स किया गया है, लिमिट है। मैं बता रहा हूं, स्वतंत्रता में जितने भी अधिकार मौलिक अधिकार हैं, सब में अधिकार के साथ बाध्यता जुड़ी हुई है। आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। जहां मंदिर बना है जाइए वहां पूजा करिए, आपके घर में करिए, चाहे जैसे करिए, धूमधाम से करिए। अब पता चले लाउड स्पीकर लगा दिए जम करके और बगल के जो है क्या हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। पहुंच जाएगा हाई कोर्ट में, पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। तो ये ध्यान रखते हुए कि कोई उससे किसी को परेशानी उससे ना हो। आ रहा समझे।
चलिए, तो ये है तीसरा है, मतलब जो भी आचरण समझा गया उसके अनुसार व्यवहार करने की। आप तिलक लगा सकते हैं, आप सफा बांध सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे परिधान बांध सकते हैं, किसका है, यह आपकी स्वतंत्रता है धारण के अनुसार। अब उसके बाद क्या है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्रसार करने की मतलब हमको अपने धर्म के प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। भागवत कहवाते हैं हम लोग, क्यों देखे आए दिन टीवी पर बाबा लोग दिखाई देते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन आर्टिकल 25 और 26 को थोड़ा सा अंतर है, अभी 26 क्लियर करेंगे, क्लियर है जी। अब देखिए आर्टिकल 26। अब देखिए सुनिए बेटा, यहीं पे यदि कोई आपसे पूछ दे कि कृपाण धारण करना, मैं बस बताया था, ये क्वेश्चन बन चुका है, सिखों द्वारा कृपाण का धारण करना, आर्टिकल 25 के तहत मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आचरण की स्वतंत्रता, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कृपाण जो है सिख का 5 का कार्यों में से एक है, जिसको धारण करना उनके लिए कंपल्सरी है धार्मिक रूप से। तो वो कृपाण धारण करते हैं, तो उसको हथियार के रूप में कह करके आप उसका विरोध नहीं करें। आगे समझे। कोई पूछेगा कि पग बांधना, तो क्या है जी, आप उसके पग को उतरवा नहीं सकते। आप सामान्यतः पग बांधे हुए पंजाबी को देखे होंगे, हेलमेट नहीं पहनता है, पग जो बांधा होता है बेचारा हेलमेट कैसे पहनेगा, इतना बड़ा पग होता है, हेलमेट उसमें फिट ही नहीं होगा। तो देखे होंगे कि उनको, इसका मतलब उनको यातायात के नियमों से छूट दिया गया, किस आधार पर दिया गया, 25 के तहत, ठीक है भैया, अधिकार है उनका, आप क्या करें जब, ठीक है भैया, तो उनके लिए विशेष हेलमेट बनवाइए गवर्नमेंट के द्वारा और उनको प्रोवाइड कराइए। अरे समझे। तो इसी तरह वो अपने धर्म को, अपने चीजों को एडॉप्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं और आप भी स्वतंत्र हैं। तो धर्म से संबंधित कोई भी फ्रीडम की बात किया जाए, आर्टिकल 25 टिक कर दीजिएगा, सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि आर्टिकल 25 फटाफट करते चले थोड़ा सा बेटा इसको। yes. आर्टिकल 26 की बात करती है। अब देखिए, जो अधिकार, बस यही दिमाग में रखेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं, जो अधिकार व्यक्ति को दिया गया वही अधिकार धार्मिक संप्रदाय को दे दिया जाए। आगे समझे। मतलब धर्म के समूह को, जैसे कोई समूह बना कर रखा हुआ है, जैसे आपके बहुत सारे धार्मिक संगठन है, वह या किसी संप्रदाय, जैसे बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय है ना जी, ये धर्म है ना, हिंदू से निकले हुए, इन संप्रदायों को अपने धर्म का पालन करने, धर्म का पालन कराने और उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक संप्रदाय, इसमें धार्मिक संप्रदाय एवं उनके अनुयायियों का, धार्मिक संप्रदाय एवं उनके अनुयायियों को अधिकार है। कैसा अधिकार, धार्मिक अधिकार, ठीक है जी। आ समझे। बस अंतर यह है कि 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और यहां धार्मिक संप्रदाय को स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने धर्म का प्रचार, देखे होंगे बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय हैं, विद्यालय खोल रखे हैं अपना प्रचार के लिए, बहुत सारे संगठन बना रखे हैं उन्होंने, किया कि नहीं किया है, मंदिर बना रखा है प्रचार प्रसार के लिए, मस्जिद बना रखा है प्रचार प्रसार के लिए, है कि नहीं है। तो ये मंदिर मस्जिद बनाना बोला जाए किस क्या तहत है, आर्टिकल 26। एक आदमी मंदिर बनाएगा क्या जी, सामान्यतः एक आदमी मंदिर और मस्जिद नहीं बनाता, वहां का संप्रदाय, उस धर्म से जुड़े हुए लोग मिल करके उसका निर्माण करते हैं, उनको स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 के तहत। आगे समझ रहे बेटा, दोनों बारीकी समझ आ रही है। 25 व्यक्तिगत और 26, ठीक है।
अब उसके बाद एक चीज, हाँ, जैसे इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, ये क्या है, प्रचार का तरीका है, हमारा आस्था का विषय है भाई। आगे समझे। नेक्स्ट है आपका 27, जल्दी कवर करते हैं बेटा इसको। देखिए मैं बता रहा हूं 19, 21, 23, 24 ये जरूर याद रखिए। 17 17 पूछा गया है। इस समय हाईलाइटेड है 15 और 16, क्यों, आरक्षण के, इसलिए याद रखिए। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 की बात जब करते हैं हम लोग बेटा, आर्टिकल 27, अब ये धर्म से संबंधित है। 27 है धर्म में वृद्धि एवं, लिखिए, धर्म में वृद्धि एवं पोषण में, धर्म में वृद्धि एवं पोषण में व्यय, पोषण में व्यय को करों के लिए बाध्य नहीं किया गया है। व्यय पर कर बाध्य नहीं किया गया। समझिए क्या चीज है बेटा, मतलब यदि आप धर्म के वृद्धि में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो है उसके पोषण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए धर्म का खर्चा कर रहे हैं और समाज के लोग उसका इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक संस्था है वो, मान लीजिए किसी एनजीओ को आप पैसा दे रहे हैं, किसी मंदिर को आप पैसा दे रहे हैं, तो मंदिर का इनकम हुआ कि नहीं हुआ, तो मंदिर पर इनकम टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए। मस्जिद पे कोई दे रहा है पैसा, फंडिंग दे रहे हैं आप, बड़े बड़े उद्योगपति दे रहे हैं, तो क्या हो गया, उस पर टैक्स लगना चाहिए। एक तो उद्योगपति पे लगना चाहिए कि आप उपहार दे रहे हैं, तो उपहार टैक्स आप पे लगना चाहिए। उसके बाद मस्जिद या मंदिर उसको कमा रहा है उसका, तो उस पर क्या लगना चाहिए, इनकम टैक्स लगना चाहिए। लेकिन इसके से छूट किया गया है, चाहे तो दीजिए, नहीं चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। तो वो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होता है, टैक्स फ्री उसका एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। आ रहा समझ में। इसीलिए देखे होंगे बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, चंदा देते हैं, और उससे उनको क्या होती है, अब तो ये तो चलिए ठीक है यहां तक। इसी के तहत दिया गया 80G सेक्शन 80G के तहत है, आपको कर में छूट मिलता है, इनकम टैक्स में 80G के तहत। यदि आप क्या करते हैं, जैसे अभी क्या है LIC खरीद लेते हैं, तब भी 80G के तहत छूट मिलती है। आपदा आ गई भारत पे, तो आपदा प्रबंधन में जो पैसा खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट मांग रही है, प्रधानमंत्री फंड में जमा करिए राहत को, उसमें आपने वो पैसा जमा किया, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी आपको उतने की। 80G डायरेक्ट छूट है, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना छूट आपको मिल जाएगा। तो लोग बड़े बड़े क्या करते हैं, ट्रस्ट में, मंदिर क्यों नहीं होता, मंदिर के बाद ट्रस्ट बना होना चाहिए। ट्रस्ट में जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उनमें यदि वो दान करते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, 80G के तहत कर मुक्त हो जाएगा। ठीक है जी। अब से मैं बता था आपको कि जब कपिल शर्मा का शो चल रहा था, तो लगभग बता रहे थे लोग कि 25 करोड़ कम से कम उनका क्या था, इनकम टैक्स पे करते थे। तो मान लीजिए वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे डेवलपमेंट में लगा रही है। यदि वो चाहते तो वही 25 करोड़ क्या कर देते, यदि 25 करोड़ किसी ट्रस्ट को दान किया होता, तो उनको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो पैसा कहां खर्च होता, इनके विकास में। आ समझे, क्योंकि आप भी किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, आप भी किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं ना जी। तो आर्टिकल 26 से 27 के तहत आपको क्या होता, यह हो जाता, और आपको टैक्स में छूट मिल जाती। आ रहा समझे। इसीलिए लोग, कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रस्ट को ज्यादा देना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को देंगे तो क्या होगा बेटा, रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या टैक्स तो गया, पैसा तो वहां भी जाना है, पैसा तो यहां भी जाना है। लेकिन किसी ट्रस्ट को 25 करोड़ रुपया दे दिया, गोल्डन, पूरा गोल्डन ईट में आपका नाम जो है लिख करके लिखवाएगा कि सर ने दिया है, इतने करोड़ का चंदा दिया। और जैसे ही आप उस टेंपल में या उस ट्रस्ट में पहुंचेंगे, आपकी रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी, 3-4 गुना ज्यादा बड़ी नजर आएगी। आपको लोग पहले से, आइए भाई पहले आइए,
यही चंदा दिया, ठीक है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस ट्रस्ट का रियल में रिकॉर्ड सही है, जो रियल में उस पैसे का यूज समाज के विकास में कर रहा है, तो उस ट्रस्ट को देना सही है। यदि नहीं विकास कर रहा है, बेस्ट है आप टैक्स कटवा लीजिए, गवर्नमेंट को दीजिए, ताकि गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे लिए जो विकास के कार्य हैं उसमें पैसे को खर्च करेगी। आ रहा समझ बेटा जी? अभी आपकी सोच पे डिपेंड है कि किसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, धर्म में वृद्धि और पोषण के लिए, जैसे गीता प्रेस, सुनाओ जी, गीता प्रेस की किताबें, इतनी मोटी मोटी किताबें आपको 50 रुपए में, 30 रुपए में मिल जाती हैं। क्यों क्यों मिल जाती है? टैक्स फ्री है, क्योंकि वो प्रेस केवल धर्म के प्रचार के लिए किताबें छापता है अपनी, तो उसको क्या कर दिया गया है, टैक्स मुक्त कर दिया गया है इसके कारण, ठीक है जी। आगे समझे, ये एग्जांपल पूछे, गीता प्रेस की किताबों का टैक्स फ्री होना, कौन सा आर्टिकल? आगे समझे बेटा, चलिए नेक्स्ट आइए 28। आर्टिकल 28 आज कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का इसको। 28 की जब बात करते हैं, समझिए, इसमें ये बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की, शिक्षा में उपस्थित होने से संबंधित स्वतंत्रता। अब देखिए, यहां दो चीजें याद रखना है। फर्स्ट ये रखना है कि जितने किसी भी शिक्षा में, शिक्षा डिपार्टमेंट है या कोई भी शिक्षा की प्रक्रिया है, उसमें आप जाते हैं और यदि वहां धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो आप स्वतंत्र हैं उस धार्मिक शिक्षा को ले या ना ले। आ रहा समझे? समझ आ रहा? अब इसकी बारीकियां समझिए। गवर्नमेंट बोलती है कि जो विद्यालय राज्य सरकार के अनुदान से चल रहे हैं या राज्य सरकार के विद्यालय हैं, राज्य मतलब क्या, कोई भी राज्य में बता चुका हूं ना, सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो जो राज्य की सरकार, राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित जो वहां से पैसे से स्कूल चल रहे हैं, उस विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। आ रहा समझे? जैसे आपके यूपी के प्राइमरी स्कूल की बात किया जाए, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर धर्म के बच्चे आते हैं और वो मानने न मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। आ रहा समझे? फिर प्रावधान किया गया, फिर भी आप लोगों ने देखा होगा, अब यदि आप इसको समझिए कंट्रोवर्सी कहां हो, हम देखते हैं कि भाई ठीक है नहीं हो सकता, लेकिन कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। मदरसा हो गया, ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर्ड स्कूल हैं जो क्या है, लेकिन इसमें प्रावधान ये है, वो अभी हम लोग देखेंगे, मदरसा वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, यह है कि यदि किसी प्राइवेट विद्यालय की स्थापना किसी व्यक्ति ने किया है, मान लीजिए कि मैं जो है एसडीआई गुरुकुलम कोई स्कूल खोलता हूं, तो मैं अपने संविधान, किसका, जो एसडीआई गुरुकुलम का संविधान है, उसके अनुसार मैंने निर्धारित किया कि स्टार्टिंग में 1 से 2 घंटे क्या होगा, प्रेयर होगा, और वह विद्यालय प्राइवेट लेवल पे चल रहा है। कुछ समय बाद सरकार की मान्यता मिलती है और हमारा विद्यालय सरकारी स्कूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो मुझे अधिकार रहेगा कि मैं अपने जो उनका जो ये आर्टिकल 28 है, हमारे संविधान इस पे ओवररूल कर जाएगा। मतलब हमारे संविधान मतलब बायलॉज जो हमने कानून बना रखा है, वो इसको क्या कर देगा, ओवररूल कर जाएगा, और हम जो है धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। समझा गया? लेकिन बाकी सभी के लिए बैन किया गया है कि जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित हो रहे हैं वह धार्मिक शिक्षा नहीं। समझा?
और धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य भी नहीं करेंगे। आ रहा समझे? लेकिन प्राइवेट, जैसे हमें बताया, प्राइवेट यदि सरकारी बनता है तो उसको छूट दी गई है भाई कि वो अपने अनुसार उसी सिद्धांत से वो यहां तक पहुंचा है। जैसे आरएसएस के कुछ विद्यालय हैं, ठीक है, वो क्या है, वो गवर्नमेंट के हो चुके हैं, तो उनका क्या करता है, वित्त पोषण कौन कर रहा है, सरकार दे रही है, तो उसमें धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। अरे समझे? अब आइए नेक्स्ट आपका पॉइंट, इसको बारीकियां समझिए बेटा। 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने या ना होने की स्वतंत्रता है आपको। आप चाहें तो उपस्थित हो, चाहें तो उपस्थित ना हो। नेक्स्ट, हो गया जी। आर्टिकल 28 तक क्या हो गया, शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता। अब आइए नेक्स्ट, आज चूंकि कंप्लीट करना है इसलिए नेक्स्ट है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30, बस ये याद रखिएगा। 29 एंड 30, ठीक है बेटा। अब एक देखते हैं आर्टिकल, सीधा 29 देखते हैं क्या बोलता है, समझिए। ठीक है, इसमें बोलता है 29 और 30 में ये बोला गया कि संस्कृति, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, ठीक है, और शिक्षा के प्रसार के लिए छूट दिया गया है। लेकिन किसको दिया गया है, अल्पसंख्यकों को। किसको दिया गया है, अल्पसंख्यकों को छूट है। याद लीजिए 29 और 30 किससे संबंधित है, क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछे किससे संबंधित है, 29 और 30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अब अल्पसंख्यक किसको कहेंगे बेटा, संख्या में कम हो, संख्या में कम हो। जैसे मान लीजिए यहां लड़के कम है तो लड़के क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। आ रहा समझे? जैसे भारत में बात किया जाए तो दो आधार पर अल्पसंख्यक माना गया है। एक किसके आधार पे, धार्मिक आधार पे, एक माना गया कैसी, धार्मिक आधार पर, और दूसरा माना गया है भाषाई आधार पर। भारत में जो अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट है, दो आधार है अल्पसंख्यक का, एक आपका धार्मिक आधार पर और दूसरा है हमारा क्या चीज, भाषाई आधार। पूरे भारत की बात किया जाए तो हिंदू को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी धर्म क्या है, अल्पसंख्यक है। चाहे इस्लाम, मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, चाहे सिख है, चाहे यहाँ पे कौन है, जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, जो भी धर्म है वो सभी क्या है, अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या कम है। भाषाई आधार पे जैसे हम चले जाए कहां, महाराष्ट्र में चले जाए तो हिंदी क्या हो जाएगी, हिंदी भाषी। भाषाई आधार पर वहां अल्पसंख्यक हो जाए। तमिलनाडु चले जाए, केरल चले जाए तो हम भाषाई आधार पर क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये दोनों आधार बनाया गया है अल्पसंख्यक का। अल्पसंख्यक को सुरक्षा के रीजन क्या, देखिए केवल यह नहीं है कि अल्पसंख्यक ध्यान रखे, यहाँ SC ST को भी ध्यान में रखा गया था। ST जो ट्राइब्स हैं उनको भी ध्यान में रखा गया था। उनकी अपनी संस्कृति है, वो अल्पसंख्यक हैं, अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो अपनी संस्कृति और शिक्षा को बढ़ाने के लिए वो स्वतंत्र हैं और उनको अधिकार देना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। आ रहा समझे? क्या हो गया बेटा, कोई बात नहीं। अब समझिए इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल 29 है, 29 लिखिए इसको, ये समझ आ गया अल्पसंख्यक। जैसे बोला जाता है कि पंजाब हाँ में क्या है, हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक में वहां गिने जाते हैं, जबकि हिंदू से निकले हुए वहां बहुसंख्यक कौन है, सिख संप्रदाय। आ रहा समझे? चलिए तो कहीं
आप भी अल्पसंख्यक हैं। 29 देखते हैं, याद है इसको बेटा। 29 की हम लोग चर्चा करते हैं। लिखिए पॉइंट, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं, लिख लेंगे, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा क्या करना बेटा? प्रदान करना। ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लीजिए, किससे किससे? उनकी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को। ठीक है, जो उनकी बोली है, भाषा है, लिखने की शैली है और उनकी जो कल्चर है, उनका संस्कृति जो है, उसको सुरक्षा रखने का हमारा कर्तव्य है सरकार का। और यह अधिकार उनको 29 के तहत दिया गया है। वो अपना बढ़ा सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। समझा रहे हैं? समझा रहे? नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 30। अल्पसंख्यकों के द्वारा, अल्पसंख्यक का दोनों शब्द यूज नहीं करूंगा मैं, आप समझ रहे? अल्पसंख्यक आ गया। 30 लिखिए, अल्पसंख्यकों के द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनका शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनका प्रशासन एवं प्रबंधन करने का अधिकार। अल्पसंख्यक कौन कौन है? भाषाई और धार्मिक। क्लियर है? अब देखिए, जो मदरसा आता है वो इसी के अंतर्गत आता है। मदरसे को जब हम पढ़ते हैं तो किसके किसके तहत पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम, कौन सी? आपका 28 वाला मिला लेंगे, क्योंकि राज्य क्या कर रहा है? राज्य खुद वित्त पोषित है और फिर भी वहां धर्म करने की स्वतंत्रता दे रहा है। तो आर्टिकल 28 और 30 को मिला के पढ़ेंगे, तब जाकर के मदरसे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आगे समझे? एक क्योंकि क्यों कर रहे हैं? क्यों हमारे लिए नहीं है? क्यों विशेष रूप से हिंदू के लिए क्यों नहीं हिंदू स्कूल खोले गए हैं सरकार के द्वारा? क्योंकि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम बहुसंख्यक हैं। हम अपनी संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम हैं। डर उनके लिए है जो हमारा क्या है? अल्पसंख्यक है। भाई जो संख्या में कम रहते उन्हीं को तो डर लगता है। बहुसंख्यक तो क्या करते? दबाव बना सकता है। तो आपको इसीलिए प्रावधान नहीं है, जबकि जो इस्लाम में के वो ध्यान में रखते हुए बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होते हुए आर्टिकल 30 के तहत उनको क्या है? शिक्षण संस्था स्थापित करेंगे वो, और उसका अपने हिसाब से कि कौन सी भाषा पढ़ानी है, क्या सिलेबस होना चाहिए। मदरसे का सिलेबस अलग होता है, आपको पता है। सिलेबस क्या होता है उसका? अलग होता है। समझ आ रहा है? अभी गवर्नमेंट इसको चाह रही है कि कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वह भी वहां क्या होने चाहिए? लागू होने चाहिए। आप धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन चूंकि वित्त पोषण किया जा रहा है, कुछ जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो शामिल किए जाने चाहिए। और सरकार मदरसों में डायरेक्ट नियुक्ति करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अरे समझे? तो मदरसे एक की नहीं बात बता रहा हूं, जो भी अल्पसंख्यक हैं वो शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। वो डिसाइड करेंगे कौन प्रिंसिपल रहेगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे क्लास चलेगी, किस टाइम पे चलेगी, सब चीजें वो डिसाइड कर सकते हैं। अब आर्टिकल 28 क्यों इससे मिला दिया मैंने? क्योंकि 28 बोलता है कि कोई भी राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कूल धर्म का प्रचार नहीं करेगा या धर्म की शिक्षा नहीं देगा, तो यह उसका अपवाद हो जाएगा। यहां पे सरकार क्या करती है?
वित्त पोषण भी करती है और वह धर्म की शिक्षा भी देती है। आगे क्लियर है? आप बारी क्या समझ में आ रही है बेटा? चलिए अब आइए लगभग हमारा क्या हो गया जी, लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट तो 35 है, लेकिन जो हम लोग को आर्टिकल 31 कहां गया जी? कहां पहुंच गया? 300 ए में पहुंच गया। क्या बन गया अब? कानूनी अधिकार। पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। आर्टिकल 31 में क्या था? मौलिक अधिकार था। उसको किस संविधान संशोधन द्वारा? याद नहीं हुआ ना? कल याद हो जाएगा, मैं याद कराता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ आर्टिकल 32 की हम लोग बात करते हैं। इससे बोला गया है, क्या बोला गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 इस पे पूरे एक दिन क्लास मैंने लिया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समझिए बेटा क्या चीज है। मैंने बोला था कि आर्टिकल जो 32 नहीं होता तो मौलिक अधिकार नहीं होता, और यदि मौलिक अधिकार नहीं होता तो भारतीय संविधान का कोई अस्तित्व नहीं होता। आ रहा समझे? इसीलिए मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा एवं हृदय बोला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला बेटा जी? संविधान की आत्मा या आत्मा एवं हृदय। आगे समझे? मतलब कहा गया कि यदि इसको निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? संविधान निर्जीव बन जाएगा। और हम पहले दिन से ही मैं क्लियर कर रहा हूं कि सबसे फर्स्ट टारगेट यही था संविधान निर्माताओं का कि भारतीय जनता को हम लोग क्या प्रोवाइड कराएं जी? पहले इनको अधिकार प्रोवाइड कराइए, अधिकार इनको दीजिए, क्योंकि अधिकार से ये लंबे समय से क्या है? वंचित रहे हैं। आगे समझे? तो इसीलिए बोला गया कि यदि संविधान और आर्टिकल 32 नहीं रहेगा तो मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आर्टिकल 32 बोलता है कि मौलिक अधिकार, उपचार लिखा है, मौलिक अधिकार में कहीं भी हनन होता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। बोले बेटा पूछ रहे क्या? कुछ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किसके हनन पे? मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। अब यहीं पे प्रावधान ये भी याद रखिएगा कि ये तो आर्टिकल मैंने बताया था ना कि मौलिक अधिकारों का गारंटर पूछा जाता है कौन है? मौलिक अधिकारों का गारंटर सुप्रीम कोर्ट है। वो गारंटी देता है कि आपसे कोई आपका मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। आगे समझे? तो मौलिक अधिकारों का गारंटर भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और संविधान का व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को ही है। क्लियर बेटा? अब एक पॉइंट यानी यहीं पे आपको याद रखना जरूरी है कि आर्टिकल कितना 226 के तहत हाई कोर्ट को भी अधिकार है। मतलब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे या हाई कोर्ट चले जाएंगे। शुरुआती समय में केवल 3 हाई कोर्ट में यह सुविधा उपलब्ध थी, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट को। ठीक है, ये तीनों हाई कोर्ट को यह अथॉरिटी प्राप्त थी कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ हम यहां जा सकते थे। लेकिन आज ये सभी हाई कोर्ट को अधिकार है, आप यदि नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आ रहा समझे? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसके तहत जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 के तहत
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है रिट जारी करने का। क्या पावर है? रिट जारी करने का। किसको अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है बेटा जी। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट। अब फटा, चूंकि रिट के लिए एक अलग स्पेशल क्लास चलानी थी मुझे, लेकिन इसको फटाफट थोड़ा सा बाइंड अप कर देते हैं, थोड़ा सा समझाते हुए, फिर आपको एक दिन क्लियर से इसको क्या कर देंगे, पूरी एक क्लास ही रिट की ले लेंगे। ठीक है जी, समझिए। अब कितने प्रकार की रिट, जैसे जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में आप क्या डालते हो? कोर्ट में रिट डालते हैं। क्या डालते हैं? रिट। सुने वगैरह आते जाते ज्यादा हम लोग किसमें सुनते हैं? किसमें सुनते हैं? जो नौकरी के लिए वैकेंसी आती है उसे बोलते हैं कोर्ट में गया, रिट पड़ गई, रिट पड़ गई, रिट पड़ गई। ठीक है, तो रिट हम डालते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है, आदेश देता है। रिट जारी करोगे क्या करना? आदेश देना कि भाई इनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, अब यह ख्याल करिए। अब उसके 5 प्रकार बोला है, कौन सा रिट जारी करेगा, तो किसके लिए जारी करेगा, सारे मौलिक अधिकार इसी में सबमिट जाएंगे। आ रहे हैं? तो 5 रिट में सबसे पहला रिट लिखिए, बता दे इसको, लिख ले, लिख लिए हैं तो नोट करें फटाफट। रिट की बात करते हैं, सबसे पहला रिट है, इसको WRIT बोलते हैं, रिट। ठीक है, अब देखिए रिट जो है पहला आपका है क्या चीज? बंदी प्रत्यक्षी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होते हैं इसको हैपेस कार्पोस बोलते हैं। इंग्लिश मत याद रखिए, अभी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको लिखवा दूंगा अलग से। ये चूंकि सारे कहां से लिए गए हैं, पूछा गया, लैटिन नेम है। जितने भी आपके रिट के नेम है, रिट 5 प्रकार के रिट का नाम क्या है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है जी, तो लिख सकते हैं इसको, कहां से लिया गया है, इसकी भाषा क्या है? लैटिन। लैटिन भाषा से हमने लिया है। अब देखिए फर्स्ट जो होता है वह है आपका क्या चीज? हाँ, हैपेस कार्पोस इसको बोलते हैं। यह किसी, देखिए समझिए, नाम से क्लियर होना चाहिए, यह किसी बंदी से संबंधित है। मतलब किसी को अरेस्ट किया गया है या किसी को सजा दी जा रही है, कुछ ना कुछ बंदी से संबंधित है। इतना तो क्लियर रहेगा आपको कि बंदी, किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और उस व्यक्ति ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने रिट दायर कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या जारी किया? रिट जारी कर दिया। ठीक है, तो वो रिट जो है एक व्यक्ति के खिलाफ भी जारी कर सकती है और किसी राज्य के खिलाफ भी जारी कर सकती है। राज्य कोई भी हो सकता है, बता चुका हूं। रिट व्यक्ति के खिलाफ भी जारी कर सकती है। मान लीजिए मैंने आपका जो है आपको बंदी बना के रखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देगी? मुझे भी रिट जारी कर सकती है। या किसी संगठन ने आपको बंदी बना के रखा हुआ है, तब भी वो जारी कर सकता है। मतलब असंवैधानिक रूप से, गैर कानूनी रूप से किसी को आपने अरेस्ट करके रखा हुआ है, तो उसको जो है, उसके खिलाफ जो है आप उसको मुक्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध, इतने से याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध। ठीक है, अब मान लीजिए कि बिना FIR दर्ज किए बहुत दिनों तक रखो, होता है केस। सामान्यतः केस क्या हो जाता है, आपको देखे होंगे कि जब आप जाते हैं थाने पे तो होता क्या है वहां कि एक NCR तो यहां शायद नहीं होता है, तो एक एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं आपसे, पहले एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, वो भी उनका अधिकार है। तो क्योंकि ऊपर से प्रेशर रहता है कि जो भी आपका थाना अध्यक्ष या चौकी इंचार्ज है वह हाईली टैलेंटेड व्यक्ति है, उसको मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि मामला वहीं का वहीं क्या हो जाए,
रफा दफा हो जाए, मतलब समझाना बुझाना उसका कर्तव्य है, किसका? इंचार्ज का। उसके बाद भी दोनों पक्ष नहीं समझ रहे हैं तो फिर एफआईआर लिखना, फिर उसके बाद अरेस्ट करना। अरेस्ट करने के बाद, लेकिन कई केसेस आप देखे होंगे, अरेस्ट किए फिर 24 घंटे के अंदर किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है कि नहीं है? तो होता क्या है कि जनरली क्या कर लेते हैं कि अभी कई केस ऐसे मिलते हैं कि क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, बहुत दिनों तक रख करके आपको क्या किया जा रहा है? टॉर्चर किया जा रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि अभी तक जो है हमारे भाई, हमारे जो भी रिलेटिव हैं, उनको अरेस्ट किया गया है और बहुत दिनों हो गए, अभी तक उनकी सुनवाई केस में मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश नहीं किया गया है। तुरंत जो है कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा हाई कोर्ट। फिर वहां का जो भी अधिकारी है उसको जवाब देना पड़ेगा और यदि गलत पाया गया तो तुरंत उसको छोड़ा जाएगा। आ रहा समझे? बारीकी समझ आ गई? दूसरा लिखिए, प्रतिषेध सॉरी परमादेश। देखिए इसमें इसका जो लैटिन नाम है उसका अर्थ आता है को प्रस्तुत किया जाए। अर्थ क्या होता है इसका? को प्रस्तुत किया जाए। टीसीएस लेवल पे एक बार मिलाने के लिए यही आ गया था, यही सेंटेंस आ गया था। किससे जुड़ा हुआ है? मतलब जो बंदी आप कैद करके रखे हो उसको क्या करिए? हमारे पास पेश करिए, हम देखेंगे गलत है कि सही है। आगे समझ में? तो को प्रस्तुत किया जाए इसका। दूसरा है आपका परमादेश। जल्दी करिए, कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा है क्या चीज बेटा? परमादेश। हाँ, परमादेश को बोलते हैं, मैंडेमस बोलते हैं। मत देखिए, हम आदेश देते हैं, इसका क्या आता है अर्थ? हम आदेश देते हैं। अब देखिए ये जो है परमादेश सामान्यतः समझ लीजिए है क्या चीज? मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? किसी को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसको कर रही है? किसी को आदेश दे रही है। अब आदेश सामान्यतः किसी काम को कराने के लिए करते हैं। तो ये याद रखिएगा, परमादेश तब जारी होता है जब सार्वजनिक कर्मचारी, मतलब गवर्नमेंट, सार्वजनिक बोले तो क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई या कोई गवर्नमेंट आपके काम को नहीं कर रही है या आपका मौलिक अधिकारों को क्या कर रही है? हनन कर रही है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या जारी कर देगा? परमादेश जारी कर देगा। याद रहेगा? ज्यादा डिटेल में जाएंगे उतने, लिख लीजिए इसको 2 मिनट में। सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। सार्वजनिक अधिकारियों को, मतलब सरकारी, सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है काम न करने पे। काम न करते हुए मेरे मौलिक अधिकारों को क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं। आप सपोज करिए आपने 10 बार आरटीआई दायर किया, राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल कौन सा है? किसके तहत है? 21 में बताया था, 21 और 19 दोनों में बोला है किसका? राइट टू इंफॉर्मेशन का। तो आरटीआई आप बार बार दायर कर रहे हैं और वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। 3-4 बार आपने भेजा और उसने रिस्पांस नहीं किया, तुरंत आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कंप्लेन करेंगे, रिट डालेंगे। वहां से तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट भेजेगी जिस डिपार्टमेंट से आपने आरटीआई मांगा है कि भाई इसका क्यों नहीं दे रहे हैं। हर समय मौलिक अधिकार हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, तो तुरंत उसको वो तुरंत फॉरवर्ड करेंगे या जवाब देंगे। आगे समझे? या किसी व्यक्ति विशेष को रिट जारी नहीं किया जाता है, या अधिकारी को किया जाता है, या ऑफिस को किया जाता है गवर्नमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रतिषेध। बहुत लेंथी है, ट्विस्टेड है, लेकिन इसको आसानी से समझ लीजिए बस। प्रतिषेध, अब देखिए 2 हैं। एक है आपका प्रतिषेध
और एक है आपका नंबर क्या था, 4 और एक है आपका उत्प्रेक्षण। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, प्रतिषेध या उत्प्रेक्षण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं रोकना। इसको क्या बोलते हैं, इसका हिंदी अर्थ है रोकना, ठीक है, प्रोविजन हो जाता है, ठीक है। और इसका होता है प्रमाणित होना। इसका क्या होता है, प्रमाणित होना। दोनों को इसलिए एक साथ देख रहा हूं, समझ जाएंगे। ये देखिए, ये तब होता है, मैंने बताया अभी क्या चीज, अरेस्ट किया गया है, जबरन आपको किया गया है, कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब जबरदस्ती कहीं बांध कर रखा है, कानूनी प्रक्रिया चल ही नहीं रही है। ये तब शुरू होता है या तब होता है जब आपकी केस की सुनवाई किसी कोर्ट में चल रही होती है। ये वाले, जब आपके केस की सुनवाई क्या है, किसी अधीनस्थ कोर्ट में चल रही होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही होती है, या हाई कोर्ट में चल रही, तो सुप्रीम कोर्ट लेगा डिसीजन। तो जहां भी अधीनस्थ मतलब नीचे की कोर्ट में आप पे सुनवाई चल रही है और आपको लगता है कि यह सही नहीं हो रहा है, तो आप सीधा जो है मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है वहां पर, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट या तो प्रतिषेध जारी करेगी या उत्प्रेक्षण जारी करेगी। कब प्रतिषेध जारी करेगी और कब उत्प्रेक्षण जारी करेगी, यदि प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया क्या है, चल रही है, मतलब आप पे सुनवाई जारी है, अभी डिसीजन नहीं आया है, तो जारी करेगा क्या चीज, प्रतिषेध। इसको रोको और हमारे पास ले आओ मैटर को, हो गया बहुत ज्यादा, आगे समझे। और यदि लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, तब क्या जारी करेगी, उत्प्रेक्षण जारी करेगी। निर्णय के बाद जारी किया जाता है क्या चीज, उत्प्रेक्षण, या जांच करता है कि जो आपने डिसीजन दिया है वो सही है कि नहीं। जैसे हम लोग जो पढ़ेंगे, जब जुडिशियरी को पढ़ेंगे, तो अपीली अधिकार है। अपीली अधिकार मतलब नीचे से कोई अपील करे तो ऊपर सुनवाई करना, आ रहा समझे, उसी टाइप का यह है। तो ये लिख लीजिएगा, जब कानूनी प्रक्रिया चल रही हो, जब कानूनी प्रक्रिया क्या हो रही है, चल रही हो, किसको जारी किया जाएगा, न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। किसके लिए जारी किया जाएगा, न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। प्राधिकरण एजेंसी, ठीक है जी, जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण बने हुए हैं, न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध क्या जारी किया जाएगा, प्रतिषेध। कब, जब कानूनी प्रक्रिया चल रही हो, तब बीच में रोक करके, रोको और ले आओ, तो मौलिक अधिकार पालन कर रहे हो, सही तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद उत्प्रेक्षण कब होगा, उत्प्रेक्षण जारी होता है किसके लिए, अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। हाई कोर्ट है तो नीचे की, सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट तक की, ठीक है जी, अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध। कब, जब निर्णय दिया जा चुका हो, डिसीजन आ चुका है, अब उसको आप क्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकार के तहत लेके जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट डाल रहे हैं, तो किया जाएगा। और लास्ट है अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हाँ, अधिकार क्यू वरेंडो, क्यू वरेंटो बोलते हैं इसको। अधिकार परीक्षा लास्ट लिखिए, परीक्षा लिख दे रहा हूं, आप गलत लिखोगे। लास्ट आपका अधिकार परीक्षा, ठीक है। ठीक है,
प्राधिकृत या वारंट देना इसको बोलते हैं, वारंट देना चर्चा। अब इसका एक चीज याद रखिए, ये जो जितने भी हम लोग सरकारी नौकरी को लेकर के हाई कोर्ट में चले जाते हैं ना, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत ही आता है। कोर्ट बार बार बुलाती है, चले आइए। सरकार जो एजेंसी जो है क्या की है, नियुक्ति प्रक्रिया की है, वो जब बच्चे डालते हैं रिट तो बुला लेते हैं, आप बताइए कैसे कर रहे हैं, आप कैसे गड़बड़ी कर रहे हैं, बच्चों का अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। आर्टिकल 16 का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। आर्टिकल 15 का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। देखिए अब इसको मेन सामान्यता आर्टिकल 16 से संबंधित यह है, उसके हनन होने पर ही होता है। ठीक है जी। देखिए जैसे क्या है, लिख लीजिएगा, लोक कार्यालय अवैध अनाधिकरण को रोकता। लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण को रोकना। ठीक है। लोक कार्यालय जो हमारे लिए नियुक्ति करता है वह अपनी मनमानी कर रहा है यदि, तो हम लोग क्या जारी करा सकते हैं, हम रिट दायर करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जाएगा। आगे समझे। इसी के साथ हमारा रिट क्या हो गया, नेक्स्ट है 2-3 आर्टिकल बचे हुए हैं और आज इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। मौलिक अधिकार देखिए, आर्टिकल कौन सा, 33। ठीक है जी, 30 तक हो गया है। क्या है, केवल संसद को अधिकार है, देखिए केवल संसद को अधिकार है, क्या अधिकार है भाई, कि सशस्त्र बल, ठीक है, सेना, पुलिस, खुफिया विभाग, ठीक है, जैसे सीबीआई, रॉ, जितने भी आपके हैं, ये जितने भी चीजें हैं, इनके एजेंसियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा। इन पर क्या है, इनके मूल अधिकारों का पर क्या लगेगा, प्रतिबंध लगेगा भाई। क्या लगेगा, प्रतिबंध लग जाएगा। अब समझिए क्यों भाई, सेना में है और अब बोलेंगे कि मुझे वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं बोलूंगा, तो आप सेना के हैं, यदि आप कुछ बोलते हैं तो क्या होगा, हो सकता है कि उसमें सेना से संबंधित सीक्रेट क्या हो, लीक हो, तो आपके मौलिक अधिकार, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते आप। जो लिमिट किया गया है, डिसिप्लिन जो निर्धारित किया गया है, उसी को फॉलो करेंगे। आप देखिए होंगे बेटा, इसीलिए जो सेना का कोर्ट होता है वो सेना के अंदर ही होती है। सेना का पुलिस जो है, नॉर्मल पुलिस अरेस्ट नहीं करती सेना को, एमपी अरेस्ट करती है, मिलिट्री पुलिस होती है उनके अरेस्ट करने के लिए। आप नॉर्मल पुलिस नहीं अरेस्ट करता है, क्यों, क्योंकि यदि वही, आप देखिए करप्शन या क्राइम हर जगह है, कोई जगह छूता नहीं है, लेकिन आर्मी में होने वाले करप्शन, आर्मी में होने वाले क्या चीज, क्राइम को वहीं के वहीं रखा जाता है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि डिस्क्लोज कर दिया जाएगा तो आर्मी की छवि क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए उसको अरेस्ट भी मिलिट्री पुलिस करती है, और उनका कोर्ट होता है, कोर्ट मार्शल सुना होगा आप लोगों ने, फिल्मों में भी देखा होगा, कोर्ट मार्शल होता है, वहां पे केस सुनाई होता है, वकील भी क्या होते हैं, आर्मी के ही होते हैं। अच्छा, आप वकालत करके भी आर्मी में जा सकते हैं, वहां वकील का काम करना होता है आपको, केस लड़ते हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है, क्या चीज, आर्मी कोर्ट। समझा रहा, कोर्ट मार्शल को सामान्यतः राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता, राष्ट्रपति को अधिकार है, वो जो लास्ट वाला समाधान का अधिकार वो है, लेकिन बाकी कहीं प्रावधान नहीं,
कई दिन एक वीडियो भी वायरल आपने देखा था कि उसके यहाँ की दाल और रोटी को लेकर के कुछ आर्मी वाले ने क्या किया था, वीडियो जारी कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले बैन किया गया है सोशल मीडिया चलाने के लिए। जो बॉर्डर पे सैनिक हैं उनको सोशल मीडिया बैन किया गया कि नहीं चला सकते, फेसबुक व्हाट्सएप ये सब यूज नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आर्टिकल 33 बोलता है कि संसद को अधिकार है कि इनके मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। 24 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं जी, जब ना तब जगा देते हैं। फोर्स में है 1 बजे रात को जोधपुर जगा देगी, नहीं जाएगा क्या? तो एक आर्टिकल 21 का हनन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। कहीं भी भेज दे रहा है, किसी बुरे कंडीशन में है आप। रॉ की बात करते हैं, रॉ के में तो क्या होता है, आप मर जाता है, आपकी आइडेंटिटी तक नहीं बताई जाती है, एक्सेप्ट कर लेते हैं विदेशों में मेरा आदमी ही नहीं है, काम खत्म। आपकी नियुक्ति भी होती है खुफिया तरीके से। आज समझ नहीं समझ में आ रहा है? तो इस लेवल पे लेकिन केवल संसद को छूट दी गई है। संसद मतलब यहाँ विधानसभा नहीं है, या संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही है और राष्ट्रपति की बात की जा रही है। ये संसद के हिस्से होते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि इनका छीना जा सकता है, कौन कौन से मौलिक अधिकार छीने जाने चाहिए या किस किस पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। समझ आ रहा है? तो यहाँ आर्टिकल 33 संबंधित है जो सैन्य से संबंधित है उनके लिए, या सिक्योरिटी संबंधित है उसके लिए। आर्टिकल 34 लिखिए फास्ट। आर्टिकल 34 जो है सीधा याद रखिएगा, जहां भी मार्शल कानून लागू है, जहां भी क्या है मार्शल लॉ लागू है, वहां के नागरिकों का मौलिक अधिकार पे को प्रतिबंधित किया जा सकता है। कहां के नागरिकों का? वहां के नागरिकों का क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है जी। अभी हमने देखा था जो जम्मू कश्मीर में हुआ था वो मार्शल लॉ ही था। ठीक है जी। मार्शल लॉ मतलब समझिए क्या है, सैन्य अधिकार सीधा, जहां सेना को क्या दी गई है, पूरी छूट दी गई है, क्योंकि वहां क्या है क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो वहां पे आर्मी को कंट्रोल दे दिया जाता है। तो वह आर्मी पे डिपेंड करता है कि वह जो है डिफेंस पे डिपेंड करता है कि वह कौन से मौलिक अधिकार आपके दे, कौन से मौलिक अधिकार आपसे छीन ले। आपके घर में कोई भी ऐसे नहीं घुस सकता है, लेकिन वह क्या है मार्शल लॉ लगा हुआ है। यदि इस एरिया में तो कोई भी फोर्स वाला कभी भी किसी भी कंडीशन में आपके घर में घुस सकता है। ठीक है। धीरे धीरे करके बहुत सारे राज्यों पे, चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पे इधर और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में मार्शल लॉ हमेशा लगा रहता था, असम में भी बहुत लंबे समय तक लगा रहता था। तो क्या किया गया, अब धीरे धीरे करके मार्शल लॉ को समाप्त किया जा रहा है, राज्यों को उससे क्या कर रहे हैं, मुक्त किया जा रहा है। लेकिन पहले क्या था, बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। मतलब आप यदि एक टेररिस्ट छुपा हुआ है बस में और हमें जरूरत पड़ी तो बस को भी उड़ा दिया, भले उसके साथ 50 नागरिक मारे गए, तो उसका कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। ये मार्शल लॉ, आगे समझे। मतलब कभी भी कुछ भी आपके साथ किया जा सकता है, बस उसका ध्येय क्या रहेगा, देश की सुरक्षा व्यवस्था। इसलिए इसको मार्शल लॉ में दिया गया है क्या चीज, कि आप क्या कर सकते हैं, मार्शल लॉ लागू है तो मौलिक अधिकार आपके छीन लिए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि यह थोड़ा सा सही नहीं है, ये सैन्य शासन को बढ़ावा देता है। जैसे आप एक फिल्म आपको देखना हो तो शौर्य देखिएगा, शौर्य फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, उसको देखिएगा। उसमें दिखा गया कि इसका मिसयूज भी किया जाता है, मार्शल लॉ का मिसयूज भी किया जाता है। ठीक है। लेकिन मार्शल लॉ के तहत जो है इनके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। आर्टिकल कितने में है, 34, और लास्ट आर्टिकल है 35। क्या बोला मैंने, सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा, संसद उसको पास करेगा और उसके बाद राष्ट्रपति की, कोई भी कानून संसद यदि बोला जा रहा है तो जान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा की सहमति है और पास में कौन है, राष्ट्रपति का है। ठीक है। अब तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन था, राष्ट्रपति होता है। लेकिन अब बना दिया गया कौन,
रावत को क्या बनाया गया है? सीडीएस बनाया गया जी। अब मैक्सिमम पावर किसके पास है? सीडीएस के पास है। वो चाहे तो क्या कर सकता है, जो गवर्नमेंट है उसमें से जो राष्ट्रीय सलाहकार है, सैन्य सलाहकार, उससे सलाहकार लेकर के और कैबिनेट की सहमति से राष्ट्रपति की मुहर बना के काम किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा में उसकी चर्चा की जाए, बाद में चर्चा कर लेंगे जब काम हो जाएगा। आगे समझ में? बहुत सारे प्रावधान है, उसको हम लोग देखेंगे अलग से, जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा आपको तो वहां डिटेल डिस्कशन करूंगा। आइए आर्टिकल 35 करिए। केवल संसद को, आर्टिकल 35, आज फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो गए सारे आपके। केवल संसद को अधिकार है कि कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित, कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाए। अजी कानून बनाए। जैसे बाल श्रम निषेध अधिनियम आया, किसने बनाया? संसद। केवल संसद, बेटा बोलने का मतलब यह है कि केवल संसद बनाएगी, विधानसभा। तो मौलिक अधिकार जितने भी हैं, और मैं पहले बोल चुका हूं कि मौलिक अधिकारों पे कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। सॉरी, आर्टिकल 32 का संशोधन नहीं किया। आर्टिकल 32 में लिख लीजिएगा, आर्टिकल 32 को संविधान संसद भी संशोधित नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्यों बोला है भाई? मतलब आत्मा को छेड़ने का अधिकार आपको मिलना नहीं चाहिए। ये आत्मा है ना जी। अब पता चला कोई सरकार आए और उसको अच्छा लगे ये वाला 32 वाला सही नहीं है और निकाल दिया, तो यदि गलती से निकाल दिया तो क्या हो गया? मौलिक अधिकार समाप्त। मौलिक अधिकार समाप्त तो संविधान क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। तो आर्टिकल 32 में संशोधन भी प्रावधान नहीं है और आर्टिकल 32 को हटाया भी नहीं जा सकता है, चाहे संसद हो चाहे कोई भी। आगे जी, अब आइए लास्ट 35। केवल संसद को अधिकार है कि कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बना सकती है। जैसे हम लोग देख चुके हैं, चाइल्ड लेबर है, महिला शोषण है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है। ये सब क्या है? मौलिक अधिकारों से निकाल के बनाए जा रहे हैं, नहीं बनाए जा रहे हैं? आ रहे हैं जी? ठीक है। अभी जो कल जारी किया गया ये भी क्या है एक प्रकार का, क्योंकि ये तो एक मुहिम है 1090 का, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं? संविधान संशोधन करके भी इसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है। आगे समझे? इसी के साथ आपके मौलिक अधिकार क्या हुए? कंप्लीट हुए। टुमारो विल स्टार्ट विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4। ठीक है जी।